Hello everyone, welcome back. Today we are going to continue this unit of management of receivables. पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने देख लिया था, डिस्कशन कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 12 से आखिरी तक इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे. आगे आने वाले जितने भी आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इस पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेवेंस होगा. जैसे पहले वाले लेक्चर में दो चीज़ें हमने देखी थी, फैक्टरिंग की देखी थी हमने, क्रेडिट पॉलिसीज़ की देखी थी, जिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे. लेकिन आने वाला ये जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स एक प्योरली थ्योरी बेस्ड है, तो इस पे थ्योरी क्वेश्चन कभी कभार आ गया तो इतना इंपॉर्टेंस इसको मत देना. इसलिए हम भी उसको ऊपर से लेके चलेंगे, बट समझ में आपको सारा आ जाएगा क्योंकि लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है. ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे. ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स अ नंबर ऑफ टूल्स, टेक्निक्स, practices and measures have been invented to increase effectiveness in accounts receivable management. What are the major determinants for these significant innovations in accounts receivable management and process efficiency? बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि आने वाले ये जो एक दो कुछ साल बीते हैं, आने वाले ये जो साल आए हैं, इनमें कई सारे नए नए तरीके अपनाए गए हैं अकाउंट्स रिसीवेबल को मैनेज करने के लिए. वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये डिस्कस करें. 4-5 फैक्टर्स मैं बताता हूँ आपको. पहला है री इंजीनियरिंग रिसीवेबल प्रोसेस. रिसीवेबल्स जो है आपके, जिनसे पैसा लेना है, उस चीज़ को आप फिर से सोचो, उस चीज़ को आप फिर से डिज़ाइन करो और एक नई प्रोसेस को फॉलो करो या इम्प्लीमेंट करो, इन्वेंट करो. पुराने तरीके छोड़ दो. एक दूसरा, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क. पता करो कि आपकी ये जो पूरी सेल करने से वापस पैसा आने तक की जो प्रोसीजर है, इसमें रिस्क कहाँ कहाँ पे है, कितना रिस्क आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट कर देनी चाहिए. यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना. एंड सेकंड लास्ट है रिसीवेबल्स कलेक्शन प्रैक्टिसेस. रिसीवेबल कलेक्शन प्रैक्टिसेस के बाद में पांचवा है यूज़ ऑफ फाइनेंशियल टूल्स एंड टेक्निक्स. अब ये जो पांचों चीज़ें हैं, इन्हीं पे आगे के सारे क्वेश्चंस या मैक्सिमम क्वेश्चंस बेस्ड है. सो क्वेश्चन नंबर 13 शुरू होगा सर पहले टॉपिक से, री इंजीनियरिंग रिसीवेबल प्रोसेस. आइए देखते हैं पहली चीज़ क्या होता है, मतलब क्या है. तो आप बोलोगे सर मतलब नहीं समझाया, उसमें मैं मतलब आगे समझा रहा हूँ. तो पहला टॉपिक आता है सर ब्रीफली एक्सप्लेन री इंजीनियरिंग रिसीवेबल प्रोसेस. ये क्या होता है, ध्यान देना. रिसीवेबल तो आपको पता है, जब माल बेचा जाता है तो उससे जब पैसे लेने होते हैं 100 करोड़ रुपए, तो वो हो गया रिसीवेबल्स. नाउ री इंजीनियरिंग इज द फंडामेंटल रीथिंक एंड रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग मॉडर्न बिजनेस अप्रोचेस. नए ज़माने के अप्रोचेस, नए ज़माने के तरीके आप इनकॉर्पोरेट करो अब बिजनेस में. छोड़ दो पुरानी बातें, पुराने तौर तरीके पैसा कलेक्ट करने के. सो फिर से सोचो, फिर से डिज़ाइन करो और लगाओ पता कि क्या नया हम इन्वॉल्व कर सकते हैं. मैं बताऊंगा आपको क्या क्या नया हम इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो ध्यान देना, द नेचर ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल इज सच दैट. अच्छा ये तो छोड़ दो. अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्या नया हम इनकॉर्पोरेट करें रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में जो पहले नहीं होता था लेकिन अब हो सकता है, जिससे हमारे रिसीवेबल्स आसानी से मैनेज हो जाए. पहली चीज़ सर, सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. मान लो कि सर आईसीआईसीआई बैंक का हेड ऑफिस है. मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता तो इसलिए मैं एग्जांपल अज्यूम करके चल रहा हूँ. हेड ऑफिस है मान लो दिल्ली में बिल्कुल नहीं, आई थिंक मुंबई या फिर हैदराबाद वगैरह ऐसा होगा. सो लेट्स से मुंबई में हेड ऑफिस है. अब उसकी हर सिटी में ब्रांचेस है. मैं हूँ नागपुर से, नागपुर को इतना बड़ा नहीं है. अब मेरे पास में एक 100 करोड़ रुपए की डील है, आईसीआईसीआई बैंक को फायदा हो सकता है उससे. अगर वो मेरा काम करके दे तो मैं उसको 100 करोड़ दे दूंगा. अब मैं जाता हूँ आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच में, नागपुर वाली. अब नागपुर वाली ब्रांच के साथ में 100 करोड़ की डील करना सही है क्या, गलत है. लॉजिकली बड़े ट्रांजैक्शंस जो होते हैं सारे के सारे हेड ऑफिस भेजे जाने चाहिए. मैंने डील वहाँ से करनी चाहिए सीधा, इन लोगों को बीच में नहीं लाना चाहिए. क्यों? 100 करोड़ रुपए मैं इनको दूँ ब्रांच लेवल पे, फिर वो देंगे हेड ऑफिस पे. जितना हेड ऑफिस में सिक्योरिटी है उतनी सिक्योरिटी ब्रांच लेवल पे नहीं होती. जितना कम रिस्क है उधर में, उससे ज़्यादा रिस्क है ब्रांच में. तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली हेड ऑफिस में होना चाहिए. तो पूरे इंडिया से अगर कोई ऐसी सर्विसेज या कोई ऐसी बड़े ट्रांजैक्शंस है, वो डायरेक्ट हेड ऑफिस से या एक मेन जगह, कोई भी एक जगह डिसाइड करो, वहां से डील होनी चाहिए. एक सेकंड ना, यानी कि हर जगह ब्रांच लेवल पे जाके ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. क्यों सर? क्योंकि उससे क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा और
पेबल्स को मैनेज, जो बड़ी बड़ी अमाउंट है उसको मैनेज करना भी आसान हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह से हो रहा है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ हाई नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेबल इज वन ऑफ द प्रैक्टिसेस फॉर बेटर इफिशिएंसी। ये फोकस करता है अटेंशन ऑन स्पेशलाइज्ड ग्रुप फॉर स्पीडी रिकवरी। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एक मेथड है। दूसरा, अब पहले क्या होता था, जब आप माल बेचते थे क्रेडिट पे तो 30 दिन के लिमिट दे के बेचा, 30 दिन बाद सामने वाला बंदा आपको पेमेंट करेगा। 30 दिन खत्म हो गए, उसने चेक इशू किया। अब ये चेक हमारे तक पहुंचेगा 2-4 दिन में, अगर हम दूसरे सिटी में है तो। उसके बाद हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो 2-3 दिन और लगेंगे क्लियर होने के लिए। तो एक तरह से 30 का ये 40 दिन भी हो जाता है कई बार। अब क्या होता है कि कई बार आप 30 दिन बाद फोन करते हो तो सामने वाला बंदा बहाने भी बताता है कि सर मेरे पास चेकबुक नहीं है, खत्म हो गई, आने को टाइम लगेगा, और हम कुछ नहीं कर पाते थे। अब आप अगर कस्टमर को बहुत सारे पेमेंट करने के तरीके या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे दोगे तो वो ज़्यादा बहाने बना भी नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में पहले तो चेक से पेमेंट होता था, आप ऑल्टरनेटिव पेमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल करवाओ सामने वाले को। वो एनईएफटी से पेमेंट करने बोलो, आरटीजीएस से पेमेंट करने बोलो, आईएमपीएस आपके पास में ऑप्शन है, नेट बैंकिंग आपके पास में ऑप्शन है, यूपीआई, गूगल पे, छोटा मोटा अमाउंट है तो वॉलेट से पेमेंट होता है, फिर आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कितने सारे तरीके पेमेंट करने के। और आपकी वेबसाइट पे आपके पेमेंट करने के ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कस्टमर को आसानी हो आपको पेमेंट करने के लिए। पैसा रिसीव करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक चीज हो गई। उसके बाद ध्यान दो, तो दिस इज ऑल्टरनेटिव पेमेंट स्ट्रैटेजी। तो ये भी एक नई चीज है जो पहले नहीं थी रिसीवेबल्स में। तो दिस इज कॉल्ड एज री इंजीनियरिंग द एंटायर प्रोसेस। उसके बाद में कस्टमर ओरिएंटेशन की बात करते हैं। कस्टमर को आप ये फील कराओ, पहले क्या होता था सर, माल बेच दिया, पैसा आ गया, कहानी खत्म। कस्टमर को आप फील कराओ कि दे आर इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड इफ दे फील दैट दे आर इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन दे विल एंड अप दे विल रिजल्ट इन टू इंक्रीज इन द सेल्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ पेमेंट। हमने अभी डिस्कस किया ना कि ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ पेमेंट होना चाहिए, स्ट्रेटेजीज अवेलेबल करवाओ। ऐसे कौन से तरीके हैं, मैंने अभी आपको सारी चीजें बता दी। पहला सर, डायरेक्ट डेबिट, नेट बैंकिंग से डायरेक्ट डेबिट होता है, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस से डायरेक्ट डेबिट होता है। आपका अकाउंट डेबिट, दूसरे का अकाउंट क्रेडिट, ये एक तरीका है। डेबिट कार्ड से पेमेंट करवाओ। दूसरा तरीका होता है क्रेडिट कार्ड एंड ऑल दैट से। चलो ये वाला देखो, दूसरा क्या है, इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स। अब क्या होता है पता है, मैं मान लो कस्टमर हूं और आपकी कंपनी है जहां से मैं सामान खरीद रहा हूं, मैं फोन करता हूं और आपके कॉल सेंटर में फोन लगता है, और आपके कॉल सेंटर में कोई लड़की बैठी है, वो फोन उठा रही है और वो मेरे को असिस्ट कर रही है कि चलो हमारा प्रोडक्ट ये है सर, ये इतने का है, ये उतने का है। अगर कोई मेरे को असिस्ट करने वाला मिल जाए ना तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे बिकने लगेंगे। और ऐसा होता है क्या सर? हाँ, क्यों नहीं होता, होता है। ध्यान दो ये क्या है, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। This system uses human operators and computer-based system to allow customers to make payment over the phone, generally by credit card. ऐसा होता है? क्या बात कर रहे हैं सर? And this has proved to be beneficial. एक आध एग्जाम्पल बताएंगे सर ऐसा? अब मैं आपको बताता हूँ, एक मूवी में ऐसा हुआ था, तो मैंने वहाँ से मूवी क्लिप निकाल के लाया हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। द मूवी नेम इज़ जन्नत। आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लिप दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आई थिंक वो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी यहाँ पे। मतलब ये ना ट्रांसमिट नहीं हो रही है। अच्छा, इसमें से आवाज़ भी शायद नहीं आएगी आपको। चलो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ ना, मोबाइल पे दिखा सकते हैं यार, क्या बात है। आपको अभी तक याद आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल जिन जिन लोगों ने नहीं देखी है मूवी, उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है।
आपको हमें कुंग-फू सिखा। यहाँ क्यों नहीं आ रहा? एक सेकेंड। हाँ, मेरे पास यहाँ पे टाइमिंग क्या था इसका? क्या? ता 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 ना ना ना। चलो, मेरे हिसाब से ये तो मतलब ये मिरर नहीं हो रहा है डायरेक्ट। अगर मैं यहाँ से करने जाऊँ तो मिरर नहीं हो रहा है, सो इसलिए आपको यहाँ तक ही वो लोड होते हुए दिखेगा। मिरर होता तो दिखा देते थे। चलो लेट्स सी, दिखता है क्या? पटेल का फोन काटा। ब्लैक आ रहा है, पता है मतलब मेरा आप दिखाने के इन्होंने बाद बहुत भी सही टेक्नोलॉजी उसकी अपनाई है, इतनी जो भी है, आज जिसमें तो ना मैं मिरर नहीं कर पा रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। लेट्स सी, छोड़ दो। सो जन्नत में तकरीबन 22-23 मिनट के आसपास में ये क्लिप है जिसमें इमरान हाशमी कॉल करता है और जो भी वो हीरोइन है, आई डोंट नो द नेम, उनको वो सारी क्रेडिट कार्ड की डिटेल देता है और बहुत सारी चीज़ें खरीदता है सो दैट वो इम्प्रेस करता है बेसिकली उस मूवी में उसको। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, हम हमारा काम कंप्लीट करते हैं। गुड टू सी दैट। आगे देखिए, कलेक्शन बाय अ थर्ड पार्टी। नाउ द थर्ड पार्टी से कलेक्शन करवा लो। अब कई बार क्या होता है ना कि अगर सामने वाला पार्टी आपको पेमेंट नहीं कर सकता चेक से या फिर किसी भी तरह से, आप अपने बंदे भेजो, या दूसरी सिटी में है तो आप अपने बैंक को ऑथराइज करो कि वो उस सिटी की अपनी ब्रांच से बोले कि उस कस्टमर से जाके पैसा कलेक्ट कर ले। दिस इज अगेन समथिंग न्यू। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं अपनाते इस मेथड को, बट अपना के देखा जाए तो ये बहुत आसान पड़ती है। लॉक बॉक्स प्रोसेसिंग। लॉक बॉक्स प्रोसेसिंग क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम एन आउटसोर्स्ड पार्टनर कैप्चर करता है चेक्स को एंड इनवॉइस करता है डेटा एंड ट्रांसमिट्स द फाइल टू द क्लाइंट फर्म फॉर प्रोसेसिंग इन दैट फर्म्स सिस्टम। अब ये भी एक तरह से पुराना हो चुका है, इतना नया नहीं रहा है। इस चीज़ में बोला तो गया है कि नए नए तरीके क्या है, लेकिन ये कोई नया नहीं है लॉक बॉक्स सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होता है, हम किसी और बंदे को आउटसोर्स करते हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए। छोड़ो, पेमेंट वाया इंटरनेट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे के सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी एंड ऑल दैट थिंग। Briefly explain the evaluation of risk as a determinant for significant innovation in accounts receivable management and process efficiency. इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क पे फोकस करो। अब इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क आपको कैसे मदद कर सकता है रिसीवेबल्स को मैनेज करने में? बहुत ही सिंपल। सबसे पहली स्टेप है सामने वाले बंदे को क्रेडिट पे माल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप रिस्क इवैल्यूएशन वाली मेथड को इनकॉर्पोरेट करो। जनरली जब साधारण सा इंसान माल बेचता है क्रेडिट पे तो इतनी सारी चीज़ें नहीं देखता, लेकिन आप ये चीज़ देखो कि सामने वाला बंदा क्या पेमेंट कर पाएगा आपको वापस, क्या उसके पास में पैसे होंगे, क्या मार्केट में उसका नाम है। अगर उसने पैसे डुबा दिए तो रिस्क कितना इन्वॉल्व है उसको क्रेडिट में देने पे, रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अगर आप ये चीज पता करते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी है। थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, मैं ध्यान बता रहा हूं। अगर जीरो रिस्क पे चलोगे तो कभी सेल्स नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना भी पड़ेगा। उसके बाद दूसरी स्टेप आती है कि हम उसको क्रेडिट देने के लिए तो तैयार है, बट पॉलिसी कौन सी हो। 30 दिन की पॉलिसी बोले, 60 दिन बोले या 90 दिन बोले, और उसमें भी रिस्क क्या है कि 90 दिन अगर बोल दिया तो सामने वाला बंदा शायद ना दे, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। रिस्क ये है कि सर अगर उसने 90 दिन तक हमको पेमेंट नहीं दिया तो हमने जो लोन लिया था वो जो चुकाना है वो सर 50 दिन में ही चुकाना है। अब उससे अगर 90 दिन में लेंगे तो रिस्क ये है कि हम उनको लोन वालों को 50 दिन में पैसे देने के लिए लाएंगे कहां से। ये सब चीजें आपको इवैल्यूएट करना
इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। और एक हद तक रिस्क लेना जरूरी है, ये भी मैं कह के चल रहा हूं आपको, ध्यान देंगे पहले 2-3 लाइन पे। इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क इज अ मेजर कंपोनेंट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म। दूसरा, वंस रिस्क हैव बीन प्रॉपरली असेस्ड, एक बार आपने रिस्क का पता लगा लिया तो कंट्रोल डाल सकते हो। कंट्रोल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू ईदर कंटेन द रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल और एलिमिनेट देम एंटायरली। एक बार आपको रिस्क का पता चल गया तो आप ये कंफर्म कर सकते हो कि सर हाँ ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में मैं कुछ हद तक तो रिस्क ले सकता हूं, या फिर मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो मैं उस तरीके की पॉलिसी बनाता हूं। अगर मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, सामने वाले में लग रहा है कि यार इसको माल बेचाना तो ये तो डुबा देगा, यानी रिस्क बहुत सारा है, और आप अगर जीरो रिस्क लेना चाहते हो तो माल मत बेचो। दिस इज द डिसीजन। थोड़ा बहुत ले सकते हो तो थोड़ा बहुत माल बेच दो। नेक्स्ट, दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिमूविंग इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस। गलत तौर तरीके हैं वो हट जाएंगे इससे माल बेचने के। इनएफिशिएंट प्रैक्टिस क्या होती है ये बताता हूँ। हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेल्स वाले बहुत बंदे बैठे होते हैं और उनको टारगेट दिया होता है कि सर आपको इस महीने का 2 लाख का सेल करना ही करना है। जब आप ये टारगेट देते हो सामने वाले को तो सामने वाले पे प्रेशर आ जाता है और वो बंदा देखता नहीं, कुछ नहीं देखता और उठा उठा के सेल कर देता है क्रेडिट पे। अब साला ये तो गलत बात हो गई, इनइफेक्टिव प्रैक्टिस है, क्योंकि सामने वाला अगर बंदा पेमेंट ही ना करे तो यहाँ से सेल्स करके मतलब क्या। दिस इज व्हाट इज द थिंग इज। आगे बस नॉर्मल से चीजें हैं। उसके बाद में ब्रीफली एक्सप्लेन यूज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ओके होल्ड। ब्रीफली एक्सप्लेन करो सर द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एज अ डिटर्मिनेंट फॉर सिग्निफिकेंट इनोवेशंस इन रिसीवेबल मैनेजमेंट। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हो और आई थिंक ये तो आप खुद पढ़ भी लोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। पहली चीज ई कॉमर्स। बहुत बहुत पहले क्या होता था कि सिर्फ दुकानों में जा जाके हम चीजें खरीदते थे, आज अमेजोन से खरीदते हैं, आज फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, आज कॉन्फ्रेंसर.इन से खरीदते हैं। सब कुछ ऑनलाइन आ गया तो कितनी कन्वीनियंस हुई है और सेल्स कितना बढ़ गया है। तो आपको भी अपना बिजनेस चालू करना है सर, इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, बहुत रीच है पहली चीज। दूसरा, ऑटोमेटेड अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम। और कुछ भी नहीं है ये। पहले क्या होता था सर, बुक में लिखते थे हम, एंट्री सारी बुक में करते थे। अब मार्केट में टैली आ गया, मार्केट में ओरेकल आ गया, ऐसी कई सारी चीजें आ गई जो ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने सेल्स की एंट्री मारी ना, ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री में से माल कम कर देता है, स्टॉक कम कर देता है। ये सब किस में होता है, टैली में होता है, ये सब ओरेकल में होता है, ये सब और भी जो आपके अकाउंटिंग मैनेजमेंट के जो सिस्टम है उसमें होता है। तो ये जो लिखा ना इतना टेक्निकल वर्ड, ऑटोमेटेड अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट सिस्टम, और कुछ भी नहीं है, टैली और इन जैसे सॉफ्टवेयर की बातें कर रहे हैं। और इन सब के बारे में आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ के देखना, यही मतलब निकलेगा उससे। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिसीवेबल कलेक्शन प्रैक्टिसेस एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्निफिकेंट। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब प्रैक्टिस में उसने क्या लिखा है देखो, पहले तो हम इनवॉइस इशू करेंगे, उसके बाद में हम उसकी एंट्री लेंगे, फिर क्रेडिट टर्म क्या होनी चाहिए 30 दिन की, टाइम लिमिट कितनी होनी चाहिए, स्टेटमेंट भेजो, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। फिर फैक्टरिंग की सर्विसेज लेना, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग या फिर आउटसोर्सिंग करना। यूज़ ऑफ फाइनेंशियल टूल्स एंड टेक्निक्स, क्या क्या तरीके हैं आपको अपना सकते हो अपने रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए। सबसे पहला आता है क्रेडिट एनालिसिस। सामने वाले बंदे के बारे में पता करो कि क्या ये बंदा दे सकता है। अगर सामने आपके विजय माल्या खड़ा है मत दो, क्रेडिट वर्दी नहीं है इंसान, ये आपको पेमेंट नहीं करेगा वापस। लेकिन सामने अक्षय कुमार खड़ा है, मुकेश अंबानी खड़ा है, तो आप दे सकते हो, क्रेडिट वर्दी पीपल। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट एनालिसिस। उसके बाद में होता है डिसीजन ट्री एनालिसिस। अब डिसीजन ट्री में क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है, आप एक ट्री बनाते हो, ध्यान दो, इसको देखो। अब मान लो आपने 5 लाख का माल बेचा है, जिसमें आपको लगता है कि 5 लाख का माल बेचा है और 4 लाख रुपए की कॉस्टिंग थी, तो 1 लाख रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट। अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे, सामने वाले को हमने 5 लाख का माल बेचा और उसने अगर डुबो दिया पैसा, तो नुकसान कितने का होएगा ये बताओ। सर 5 लाख उससे लेने थे, अगर उसने 5 लाख नहीं दिए तो हमको नुकसान 5 लाख का होगा, गलत।
हमको नुकसान 4 लाख का होगा, क्योंकि हमारा जो पैसा फंसा हुआ था वो है सिर्फ 4 लाख। बाकी का 1 लाख तो हम प्रॉफिट ले रहे थे सामने वाले से, जो हमने कमाया ही नहीं, जो हमारी जेब से गया ही नहीं, वो वापस नहीं आया, तो वो नुकसान नहीं है। 4 लाख का नुकसान है अगर उसने 5 लाख नहीं दिए तो। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अगर हमको पैसा आया तो हम प्रॉफिट देखेंगे, और अगर हमको पैसा नहीं आया तो हम कॉस्ट देखते हैं कि हमको नुकसान कितना आ रहा है। अब मान के चलते कि सामने वाला बंदा 90% प्रोबेबिलिटी है 10 में से 9 बार वो दे देगा, यानी 90% प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पे टू अस। 10% प्रोबेबिलिटी है कि वो हमको पैसा नहीं देगा, और अगर उसने हमको पैसा दिया तो फायदा, नहीं दिया तो 4 लाख रुपए का नुकसान। अब ध्यान दो, मैंने डिसीजन ट्री बनाया। पहले मैं डिसाइड करता हूं क्रेडिट इवैल्यूएशन, क्या उसे हमने क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए तो कहानी खत्म। अगर आपने उसको क्रेडिट दिया तो वो कितना परसेंट चांस है कि वो पे करेगा? 90%। क्रेडिट देने के बाद नहीं पे करने के चांस उसके कितने? 10%। अगर उसने पे किया तो हम 1 लाख पे कैलकुलेशन लगा रहे हैं प्रॉफिट पे, पूरे 5 लाख पे मत लगाओ, पूरे 5 लाख पे मत लगाओ। अगर उसने पूरा पैसा दिया ना आपको तो 1 लाख का प्रॉफिट होगा, यानी कि आपको 90,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर उसने पूरा पैसा दिया तो। अगर उसने नहीं दिया तो 4 लाख का नुकसान होगा। अब यहां पे 5 लाख नहीं, 5 लाख कहीं पे भी नहीं आएगा। अगर उसने नहीं दिया तो 4 लाख का नुकसान होगा, जिसके 10% चांसेस है, तो 4 लाख इंटू 10% यानी 40,000 रुपए का नुकसान हो सकता है। और 1 लाख इंटू 90% अगर उसने दे दिया पूरा 5 लाख, तो फायदा कितने का होगा? 90,000 का फायदा होगा। अब 5 लाख का 90% लोगे 4.5 लाख का होता है, वो फायदा नहीं है, उसमें कॉस्ट इंक्लूडेड हो जाती है। ठीक है, सो फायदा सिर्फ 90,000 का होगा। ठीक है, 90,000, तो 90,000 का फायदा, 40,000 का नुकसान, तो नेट में क्या आ रहा है? 50,000 का फायदा। ये सब एक साथ अगर आप देखो 100% पे, तो ध्यान देना, ऊपर में 1 लाख इंटू 9.90 यानी 90,000, उसके बाद में बेनिफिट हो गया 90,000, और नुकसान कितना? 4 लाख का 10% 40,000, तो 90 का फायदा, 40 का नुकसान, और अल्टीमेटली क्या आ रहा है? फायदा आ रहा है ना। नुकसान पकड़ने के बाद में भी फायदा आ रहा ना, दे दो उसको क्रेडिट। सो क्रेडिट शुड बी ग्रांटेड। अब थोड़ा सा वेरिएशन लाते, एक काम करो, बाकी सब थोड़े से प्रोबेबिलिटीज बदल दो। आप एक काम करो, मैं बताता हूँ, रुको तो सही। इसको आप 80% कर दो तो 80,000 होगा, ये 20%, अच्छा नहीं, ठीक है। आप एक काम करो, इसको कर दो 70% और इसको कर दो 30%, तो अब क्या हुआ? आपको फायदा कितने का हुआ सर? 70,000 का, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है? 4 लाख का 30%, 1,20,000 का। अल्टीमेटली नुकसान कितना हो रहा है? 50,000 का। देना चाहिए? नहीं, ग्रांट मत करो। तो जब नुकसान की बात आती है तो कॉस्ट लो, और जब पेमेंट करने की बात आती है तो प्रॉफिट लो, आपको अच्छा डिसीजन मिलेगा। उसके बाद रिसीवेबल्स पे कंट्रोल रखना, 1-2 लाइन ऐसी छोटी मोटी लिखिए। कलेक्शन की पॉलिसी बनाना कि कितने दिन देना चाहिए, कितने दिन नहीं देना चाहिए। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, ध्यान दो। फॉर अ क्रेडिट कलेक्शन पॉलिसी टू बी सक्सेसफुल, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट दैट क्लियर कट प्रोसीजर रिगार्डिंग क्रेडिट कलेक्शन आर सेटअप। जब आप पैसा देते हो सामने वाले को 20 दिन 30 दिन बोल के देते हो, तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप बहुत अच्छे से क्लियर कट प्रोसीजर सेटअप करो कि 30 दिन में आपके पास पैसा आ जाए। यानी क्या? 30 दिन की आपने लिमिट दी तो उसको 30 दिन बाद कॉल मत करो, उसको 20 दिन बाद कॉल करना शुरू कर दो, ताकि वो 5-7 दिन में आपको दे ही देगा पेमेंट। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग होता है कि किसी भी क्रेडिट रेटिंग की सर्विसेज लेना, यानी इस बंदे को अगर 100 करोड़ का माल बेचना है तो इतना बड़ा अमाउंट है, मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपए का खर्चा करके कोई एजेंसी को बोलूंगा कि इस बंदे के बारे में मेरे को बता। तो वो एजेंसी जो होती है उसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। वो एजेंसी इस बंदे के बारे में सारा रिसर्च करके मेरे तक एक रिपोर्ट लाती है और बोलती है कि इसको 5 में से 4 स्टार दे रहे हैं हम। इसका मतलब इसकी रेटिंग अच्छी है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, ये बंदा पेमेंट कर देगा। अगर 4 में से 2.5 या 2 मिले ना उसको, 5 में से 2.5 या 2 मत दो उसको, माल बेचो। दिस इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग का काम होता है। ठीक है,
जनरली बैंक्स के बहुत ज़्यादा काम आता है। बैंक जब लोन देने की बात आती है ना, बैंक्स क्या करती है, लोन कौन देता है, बैंक देती है। तो बैंक ये सारी सर्विसेज अपनाती है क्रेडिट रेटिंग की। तो आपको ऐसा फोकट में लोन नहीं मिलता। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्स इन मॉनिटरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। पहली चीज़ है कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल। एवरेज एज ऑफ रिसीवेबल मतलब 2 लाख का माल 20 दिन तक पेंडिंग है, 3 लाख का माल रिसीवेबल जो है 30 दिन तक पेंडिंग है, 5 लाख का 50 दिन तक पेंडिंग है। तो ऑन एन एवरेज कितना आ रहा है, कितने दिन तक मेरा ये रिसीवेबल्स जो है ये पेंडिंग दिख रहा है। टोटल मिला के मान लो 10 लाख है, तो 10 लाख का ऑन एन एवरेज आप निकालोगे तो पता चलेगा लेट से 45 दिन या 30 दिन तक आपका ये पेंडिंग है, यानी कि इसकी 30 दिन की उम्र हो चुकी है, अभी भी पैसा आया नहीं है। दूसरा होता है एजिंग शेड्यूल। एजिंग शेड्यूल का मतलब होता है कि आप क्या करते हो पता है, आप ना ये आर्टिकलशिप में देखोगे, आर्टिकलशिप में जब आप ऑडिट करने जाओगे ना तो आप एक ऐसा शेड्यूल निकालते हो। इस शेड्यूल में क्या होता है ना, 0 से 30 दिन में कितना, मतलब ड्यू डेट के बाद 30 दिन तक कितना क्रेडिट डेटर्स पेंडिंग रहा, 30 से 90 दिन का आप कैलकुलेशन लगाते हो, 90 से 120 दिन का निकालते हो, 90 से आप पूरा 365 का निकाल सकते हो, फिर 365 अब यहाँ सीधा लिखते हो आप 1 साल से लेके 5 साल तक का। अब आप यहाँ पे लिखते हो कि यार कितना डिले हुआ है, तो आप अगर यहाँ पे लिख रहे हो 2 लाख, यानी कि 2 लाख का माल है जो 30 दिन से पेंडिंग पड़ा है और अभी तक हमको मिला नहीं है। 1 लाख का माल है जो 90 दिन से पेंडिंग पड़ा है लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है। और अगर आप यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिख लेते हो ना कि ये 50,000 का माल है जो 5 साल से हमारे पास में आया नहीं है, तो जनरली ये जो सारा अमाउंट है ये बैड डेब्ट्स ट्रीट कर लिया जाता है, इसके लिए आप प्रोविजन बना लेते हो। ये सारी चीज़ें आप ऑडिट में भी देखोगे, आप जब इंटर आर्टिकलशिप करोगे तो उसमें भी देखोगे। दिस इज कॉल्ड एज एजिंग शेड्यूल। हर डेटर का भी बना सकते हो आप उसमें। चलो ठीक है, ऐसा हमारे इतने काम का नहीं है अभी। उसके बाद में कलेक्शन प्रोग्राम आप छोटा मोटा पढ़ लो और कहानी ख़त्म। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे इस लेक्चर के बाद से। तो जनरली आपको 2 चीज़ें काम आएगी, फैक्टरिंग जो हमने देखा और क्रेडिट पॉलिसी। तो कितना फ़ायदा किस में है ये सब चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर से बताना शुरू करूँगा। और इसमें है टोटल 22 क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस मान के चलो आपको खुद आएंगे, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे वो मैं सारे प्रैक्टिस के लिए दूंगा, और बाकी के जो नए नए क्वेश्चंस होंगे हम सारे देखेंगे स्टार्टिंग से, एक एक चीज़ें करके मैं आपको प्यार से समझाऊंगा। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्साइटेड। We are going to meet in the next lecture to solve the practical questions on receivables management. Bye bye.